ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने न सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया बल्कि इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर को नए डायरेक्शन में शिफ्ट किया, जिसने ऑयल से लेकर टेलीकॉम तक अपना एम्पायर एक्सपेंड किया। मैं बात कर रहा हूँ धीरूभाई अंबानी की। Your company has recently invested as much as 50 crores on its Ahmedabad textile complex. This is the largest investment ever made on the modernization of a textile unit in the country. Let me assure you that your company will continue its liberal policy towards all its investors. धीरूभाई कोई रॉयल या रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे और न ही इनके ताल्लुकात टाटास और बिरला से थे, बल्कि एक लोअर मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे, जिन्होंने मुंबई के एक छोटे से चौल में अपनी लाइफ स्टार्ट की और बस एक छोटा ऑफिस, 3 चेयर और सिर्फ 15,000 रुपीज के कैपिटल के साथ रिलायंस की शुरुआत की थी। और आज वो कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने सपने बेचना शुरू किया। ऐसा सपना जहाँ एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान भी शेयर होल्डर बन सकता था और पैसे कमा सकता था उन्हीं कंपनी से जिनमें पहले सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट करते थे। धीरूभाई ने लोगों को सिर्फ कपड़े नहीं बेचे, उन्होंने उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का टेस्ट दिया। एक वक्त था जब धीरूभाई अंबानी यमन के एक पेट्रोल पंप पे 300 रुपीज महीने की नौकरी करते थे, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा एम्पायर बिल्ड किया जिसकी वैल्यू यमन के जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। टू मेक इट मोर प्रिसाइज, यमन का जीडीपी है लगभग $27 बिलियन और सिर्फ FY25 में रिलायंस ने 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, यानी अप्रॉक्स $120 बिलियन। मार्केट कैप की बात करें तो रिलायंस की वैल्यू $230 बिलियन के आसपास है। सोच कर देखिए, एक ऐसा लड़का जिसका सपना एक छोटे से पेट्रोल पंप पे शुरू हुआ था और आज के दिन वो लड़का रिचेस्ट बिजनेस फैमिलीज के लिस्ट में शामिल हो चुका है और आज के दिन एक ऐसा आइकॉन बन चुका है जिसने न सिर्फ बिजनेस एम्पायर खड़ा किया बल्कि इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर को भी शेप दिया। आज के दिन रिलायंस इंडिया 4th लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है जो लगभग 3,40,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है विजन, रिस्क और एक आम इंसान के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन की। इस स्टोरी को शुरुआत से स्टार्ट करते हैं और मेन इंपॉर्टेंटली सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आप आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। Sri Dhirubhai Ambani represented a strong mind which propagated that having a small aim is a crime. He took up a 500 square feet space on rent at the wholesale market district at Masjid Bandar and set up his first office in India, Reliance Commercial Corporation. 77 में 76 में तो धीरूभाई अंबानी का नाम चलता था और इतना जबरदस्त नाम चलता था कि सारे लोग एक तरफ हो गए थे। और सबसे बड़ी बात थी कि वो इंस्टीट्यूशन में नहीं गए, उन्होंने पब्लिक को पढ़ा। हिंदुस्तान को जिसने गुलामी की मानसिकता से जगाया, जिसने हमारी क्षमता से परिचय करवाया, टेक्नोलॉजी को गले लगाया और एक ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का निर्माण किया कि बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े हुक्मरानों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि हु इज दिस धीरूभाई एंड वेयर इज ही फ्रॉम। I want to dedicate these 40 years of achievements and records to only one person, to our founder chairman, Sri Dhirubhai Ambani. ये कहानी शुरू होती है 1948 में जब 16 साल का एक टीनेजर जिसका नाम था धीरूभाई अंबानी जो एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से निकलता है। उनके फादर हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे और उनकी मदर त्रिलोचना बहन एक सिंपल हाउसवाइफ। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरूभाई की सोच बचपन से ही अलग थी। एक इंटरेस्टिंग हैबिट उनकी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करती है जब धीरूभाई अक्सर चाय पीने के लिए ₹1 खर्च करके 5 स्टार होटल जाया करते थे, जबकि उस वक्त रोड साइड चाय सिर्फ 25 पैसे में मिलती थी। उनका रीजन सिंपल था, बड़े होटल्स में बिजनेस लोग आते थे और वहाँ उनको मार्केटिंग और ट्रेडिंग डिस्कशंस सुनने को मिलती थी। वहीं से उनका बिजनेस और फाइनेंस का एक्सपोजर स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे जैसे घर के फाइनेंशियल कंडीशंस खराब होते गए उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा। 1948 में इंडिया को आजाद हुए बस 1 ही साल हुए थे और इसके साथ देश में लो पॉवर्टी, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। लिटरेसी रेट भी 12% के आसपास थी और एवरेज मंथली इनकम 18 रुपीज से 22 रुपीज के बीच थी। और यही नहीं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमल था और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड थी। इसी बैकड्रॉप में बहुत सारे इंडियंस स्पेशली गुजरातीस जॉब की तलाश में यमन के एडन सिटी में माइग्रेट हो रहे थे। एडन उस वक्त ब्रिटिश कंट्रोल पोर्ट सिटी था जो यूरोप और एशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक कमर्शियल हब बन चुका था। वहाँ पे ट्रेडिंग, शिपिंग और ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो कर रही थी और इसी वजह से वहाँ इंडियन वर्कर्स के लिए अच्छे वेजेस और बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थे। धीरूभाई अंबानी ने भी इस अपॉर्चुनिटी को समझा और सिर्फ 16 ईयर्स की एज में एडन माइग्रेट हो गए, जहाँ उन्होंने पहले एक पेट्रोल पंप पे काम किया जिसमें इनका काम था व्हीकल्स में फ्यूल भरना और विंडशील्ड्स को क्लीन करना। जिसके बाद वहाँ की ग्रोइंग ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अपना करियर शिफ्ट कर लिया और एबेसी एंड कंपनी नाम की एक फिल्म में
में क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया, जहाँ उनकी इनिशियल सैलरी 300 रुपीज पर मंथ थी। लेकिन इसी फेज ने उनकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, नेटवर्किंग और ट्रेडिंग एक्सपोजर का फाउंडेशन रेडी किया। और 1950s में यमन के मॉनेटरी ऑफिसर्स ने ऑब्जर्व किया कि उनके सॉलिड सिल्वर रियाल्स मार्केट से धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहे थे। इसके पीछे एक मेजर इकोनॉमिक रीजन था उन रियाल्स की इंटरेस्टिंग वैल्यू, यानी उनमें जो असली सिल्वर यूज होता था उसी ग्लोबल कमोडिटी वैल्यू उनके फेस वैल्यू से काफी ज्यादा थी। धीरू भाई अंबानी ने इस आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को पहचाना। उस वक्त एक यमनी रियाल में तकरीबन 83% प्योर सिल्वर होता था और ग्लोबल सिल्वर प्राइसेस के हिसाब से उस चांदी की वैल्यू उस रियाल की ऑफिशियल वैल्यू से कई गुना ज्यादा थी। धीरू भाई ने मार्केट से ये कॉइन्स खरीदने शुरू किए, उन्हें पिघलाकर सिल्वर बुलियंस बनाए और फिर उन्हें लंदन के लोकल बुलियन डीलर्स को हाईएस्ट रेट्स पर बेचना शुरू कर दिया। ये बिजनेस मॉडल इलीगल तो नहीं था, लेकिन लूपहोल को स्मार्टली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। मार्जिन्स छोटे थे, लेकिन हाई वॉल्यूम की वजह से ये काफी प्रॉफिटेबल वेंचर बन चुका था। यही धीरू भाई की अर्ली सक्सेस एक्यूमेन का पहला बड़ा एग्जांपल था, जहां उन्होंने मार्केट इनएफिशिएंसीज और प्राइस डिफरेंशियल्स को आइडेंटिफाई करके उसका फायदा उठाया। और जब तक यमनी ऑफिशियल्स को ये समझ आता कि सिल्वर रियाल्स के डिसअपीयर होने के पीछे इतना बड़ा स्कैंडल है, तब तक धीरू भाई यमन छोड़कर इंडिया वापस आ चुके थे। 1958 में धीरू भाई अंबानी ने अपने सेकंड कजिन चंपकलाल दामानी के साथ मिलकर मजिन नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। जबकि 1960s और 70s के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पर काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगाए हुए थे। उस वक्त एक स्कीम थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, जिसके तहत अगर किसी कंपनी को इंडिया में हाई डिमांड गुड्स जैसे कॉटन या पॉलिस्टर इंपोर्ट करना होता तो पहले कुछ गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट करने पड़ते। एक्सपोर्ट्स के बदले उन्हें फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट्स मिलते, जिससे वो अपने गुड्स इंपोर्ट कर सकते थे। 1960s में इंडिया के एक्सपोर्ट्स सिर्फ 642 करोड़ अप्रॉक्स $1.65 बिलियन के आसपास थे और फॉरेन रिजर्व्स $400 मिलियन से भी कम थे। इसलिए गवर्नमेंट का टारगेट था एक्सपोर्ट बढ़ाकर फॉरेन एक्सचेंज कमाना। इस कॉम्प्लेक्स पॉलिसी को समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरू भाई ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने यमन के एडन पोर्ट पर काम करते वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इनसाइट्स समझे और कॉन्टेक्ट्स बनाए। उनका यूज करके मजिन के थ्रू स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे पेपर, कार्डामम और ड्राई जिंजर। ये एंट्री लेवल बिजनेस था जो लो कैपिटल में शुरू किया जा सकता था और धीरू भाई ने इवन लॉस में भी स्पाइसेस बेचकर फॉरेन करेंसी इकट्ठा की, क्योंकि उनका असली गोल था टेक्सटाइल बिजनेस में एंटर करना। और फिर फाइनली धीरू भाई टेक्सटाइल बिजनेस में एंटर करते हैं, जहां उनका फोकस था पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट करके बेचना। पॉलिस्टर बिजनेस रिस्की था, लेकिन रिटर्न्स भी काफी हाई थे। कॉटन के मुताबिक पॉलिस्टर की कॉस्ट 40% कम पड़ती थी और इसका मेंटेनेंस भी इजी था, जिसे मिडिल क्लास लोग ग्रेजुअली इसे अडॉप्ट करना चाहते थे। उस टाइम के लास्ट टेक्सटाइल प्लेयर्स कॉटन फैब्रिक पर ही डिपेंडेंट थे और पॉलिस्टर जैसे नए सिंथेटिक फैब्रिक में इन्वेस्ट करने से हेजिटेट कर रहे थे। लेकिन धीरू भाई ने मार्केट ट्रेंड समझा, रिस्क लिया और प्रीमियम क्वालिटी पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट करके बेचना स्टार्ट किया। इनका फोकस हमेशा बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करने पर था, जिसकी वजह से ट्रेडर्स इनसे रिपीट ऑर्डर्स लेने लगे। लेकिन जल्दी उन्होंने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग में ग्रोथ लिमिटेड है, साथ ही इंडिया में सिंथेटिक टेक्सटाइल रॉ मटेरियल की बहुत शॉर्टेज थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पॉलिस्टर खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन उनके पार्टनर चंपकलाल दामानी लो रिस्क ट्रेडर थे, जो सिर्फ ट्रेडिंग तक लिमिटेड रहना चाहते थे। जब दोनों की सोच नहीं मिली तो धीरू भाई ने उनसे अलग होकर मजिन का नाम बदल के रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन रख दिया और अपनी फर्स्ट मिल की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया। और 1966 तक अहमदाबाद के नरोड़ा में उनका खुद का टेक्सटाइल मिल रेडी हो गया था। लेकिन चैलेंज ये था कि उनका रॉ मटेरियल कोई होलसेलर खरीदने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि मार्केट में बड़े टेक्सटाइल लॉबीज ने एक मोनोपोली बना रखी थी, जिसके चलते ये लोग रिलायंस को मार्केट में एंटर करने नहीं दे रहे थे। धीरू भाई ने इसको भी एक अपॉर्चुनिटी बनाई। वो खुद रोड पर निकल गए और डायरेक्टली रिटेलर्स को सेल करने लगे। उनकी क्वालिटी और कॉन्फिडेंस देखकर रिटेलर्स उनसे होलसेल में खरीदने लगे। 1980s के दौरान उन्होंने अपना टेक्सटाइल ब्रांड विमल को अपस्केल किया और इसे ओनली विमल द फैब्रिक ऑफ फ्यूचर के नाम से रिलॉन्च किया। और ये स्लोगन्स टीवी एड्स, सिनेमा होर्डिंग्स और प्रिंट एड्स में डिस्प्ले किया, जहां उन्होंने फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स को ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया। ये रिलायंस का एक मेजर ब्रांड बन गया। धीरू भाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया। कॉटन प्रोक्यूरमेंट से लेके फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल तक सब कुछ रिलायंस के कंट्रोल में था। इससे नॉट जस्ट कॉस्ट एफिशिएंसी बल्कि कंप्लीट सप्लाई चेन कंट्रोल भी मिल गया। ओनली विमल शॉर्ट टाइम में ही एक हाउसहोल्ड नेम बन गया। ये उस वक्त का स्टूडियो था जो मिडिल क्लास को अफोर्डेबल येट प्रीमियम फैशन देता था। और यही से धीरू भाई का विजन और भी आगे बढ़ा। उन्होंने रियलाइज किया कि पॉलिस्टर पेट्रोकेमिकल से बनता है और अगर वो खुद अपना पेट्रोकेमिकल प्लांट शुरू करे तो उन्हें रॉ मटेरियल्स के लिए किसी पे डिपेंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में सिंथेटिक टेक्सटाइल और प्लास्टिक का मार्केट फास्ट ग्रो कर रहा था, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन लो थी। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन से उन्हें कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंट्रोल और इंपोर्ट ड्यूटी से छुटकारा मिलता। ये सिर्फ टेक्सटाइल तक लिमिटेड नहीं था, पेट्रोकेमिकल्स का यूज प्लास्टिक्स, पैकेजिंग एंड मल्टीपल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता था। धीरू भाई का ये विजनरी स्टेप ने रिलायंस को एक ट्रेडिंग
कंपनी से लेके इंडिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर में बदल दिया। लेकिन 1970s के दौरान रिलायंस अपने टेक्सटाइल बिजनेस में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा था, जिसमें मिल्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एस्टेब्लिश करने के लिए मैसिव कैपिटल की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन उस वक्त इंडिया में बैंक लोन्स मिलना मुश्किल था और वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। इसीलिए धीरूभाई अंबानी ने एक विजनरी स्टेप लिया। 1977 में रिलायंस का IPO लॉन्च किया ताकि डायरेक्टली पब्लिक से पैसा उठाया जा सके। उनका विजन था कि इंडिया के मिडिल क्लास और स्मॉल इन्वेस्टर्स भी बिजनेस ग्रोथ का हिस्सा बन सके। इसलिए उन्होंने IPO को मासस तक अप्रोच बनाया। IPO के लॉन्च पर 58,000 रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो उस टाइम पे अनप्रेडिक्टेड था। एक फन फैक्ट ये भी है कि धीरूभाई खुद स्टेडियम्स और ऑडिटोरियम्स में जाके आम इन्वेस्टर्स को हिंदी और गुजराती में बैलेंस शीट्स और बिजनेस प्लान्स समझाते थे, जिससे लोगों का भरोसा बना। IPO के फंड से उन्होंने 1980 और 82 के बीच पाताल गंगा में अपना पहला पॉलिस्टर और पेट्रोकेमिकल प्लांट सेटअप किया। लेकिन उस वक्त कई लोगों का मानना यह था कि इन्वेस्टमेंट फेल हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में ह्यूज कॉस्ट लगती थी और उस टाइम इंडिया में ज्यादातर चीजें इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन फिर भी धीरूभाई ने रिस्क लिया और रिलायंस ने अपने प्रोजेक्ट्स हमेशा शेड्यूल से पहले कंप्लीट करके इंडियन इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट किया। लेकिन शॉकिंगली इसी पीरियड में उन्हें हार्ट स्ट्रोक आया, जिसके बाद लीडरशिप ग्रेजुअली मुकेश और अनिल अंबानी के हाथ में गई। धीरूभाई ने लीडरशिप तो उनके हाथों में दे दी थी, लेकिन वो बैकग्राउंड से मुकेश और अनिल को कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे थे। लेकिन धीरूभाई के दो बड़े सपने थे, एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में बनाना और दूसरा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जामनगर रिफाइनरी एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि उस टाइम रिलायंस अपना पॉलिस्टर वर्ल्ड वाइड बेच रहा था, जो पेट्रोकेमिकल्स जैसे PTA प्यूरिफाइड टेरिफ्थैलिक एसिड और MEG मोनोइथिलीन ग्लाइकोल से बनता है और ये सब क्रूड ऑयल से डिराइव होते हैं। धीरूभाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मॉडल फॉलो कर रहे थे, क्रूड ऑयल से पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल से पॉलिस्टर और पॉलिस्टर से टेक्सटाइल, जिससे उनका पूरा सप्लाई चेन कंट्रोल में रह सकता था और इससे इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ सकते थे। 1990s के दौरान जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही थी और फ्यूल डिमांड स्काई रॉकेट कर रहा था, तब रिफाइनरी का आइडिया और भी रिलेवेंट हो गया। रिलायंस ने 1996 में रिफाइनरी की कंस्ट्रक्शन शुरू की और ये इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर मेगा प्रोजेक्ट था। 1999 तक ये रिफाइनरी कंप्लीट हुई, जो उस वक्त 6.6 लाख बैरल्स पर डे रिफाइन करने की कैपेसिटी होल्ड करती थी, मेकिंग इट इंडियाज लार्जेस्ट रिफाइनरी प्लांट। धीरूभाई का पहला सपना पूरा हो गया था और दूसरे सपने की तरफ बढ़ने का वक्त था, और वो था टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाना, क्योंकि 2001 तक इंडिया में हर 1000 लोगों में सिर्फ 4 लोगों के पास मोबाइल फोन्स थे और कॉल रेट्स 16 रुपीज से 32 रुपीज पर मिनट थे, जिसमें इनकमिंग और आउटकमिंग कॉल्स दोनों चार्ज होते थे, यानी फोन एक लग्जरी आइटम था। धीरूभाई को यह एक मैसिव गैप और मैसिव अपॉर्चुनिटी दिखी, जहां उन्होंने रिलायंस के टेक्सटाइल मॉडल की तरह टेलीकॉम में भी वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल प्लान किया, ओन टावर्स, ओन नेटवर्क एंड ओन हैंडसेट्स। 1999 में रिलायंस ने टेलीकॉम लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और 2001 में फाइबर लिंक स्टार्ट किया। लेकिन शॉकिंगली 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का हार्ट स्ट्रोक के कारण देहांत हो गया। उनका विजन वही नहीं रुका। दिसंबर 2002 में रिलायंस इन्फोकॉम लॉन्च हुआ अंडर मुकेश अंबानी लीडरशिप। 2003 में मॉनसून हंगामा कैंपेन के जरिए सिर्फ 401 रुपीज की अपफ्रंट पेमेंट पे मोबाइल फोन लॉन्च किया और फ्री इनकमिंग कॉल्स लॉन्च किए गए थे, और यहाँ से इंडिया के टेलीकॉम रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। धीरूभाई का मानना था द नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन इन इंडिया विल बी थ्रू मोबाइल फोन्स, और वही हुआ। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक मिडिल क्लास आदमी भी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट खड़ा कर सकता है। मेरे पिताजी धीरूभाई अंबानी हमेशा बड़ा सोचते थे, एक ऐसे हिंदुस्तानी जिन्होंने वक्त से आगे निकलने का साहस किया, भारत को दुनिया में सबसे आगे लाने का सपना देखा। उनके 70वें जन्मदिन पर उनके आशीर्वाद से आज वो सपना साकार हो रहा है। रिलायंस इन्फोकॉम भारत के इतिहास में एक ऐसी क्रांति जिससे हर हिंदुस्तानी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा, जैसा उन्होंने सोचा था। एक सपना हुआ साकार, एक सपना हुआ साकार। लेकिन रिलायंस की रियल स्टोरी यही से स्टार्ट होती है, क्योंकि अब रिलायंस को कई और वर्टिकल्स में एक्सपेंड करना था। दोनों भाइयों में कई डिस्प्यूट्स होने थे और 1999 में इंटरेस्टिंगली जामनगर रिफाइनरी का बस फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ था और 3 फेजेस कंप्लीट होने बाकी थे और जियो की भी शुरुआत होनी थी। तो आखिर क्या हुआ? इसके बाद क्यों इन दोनों भाइयों ने रिलायंस को 2 हिस्सों में बांट दिया? कैसे जियो की शुरुआत हुई, कैसे रिलायंस ने नए वर्टिकल्स पे एक्सपेंशन किया और कैसे मुकेश इंडिया से रिचेस्ट मैन बन गए और अनिल बैंकरप्ट? अगर आपको इसकी नेक्स्ट केस स्टडी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में।